हाय गाइस, आज हम लोग स्टडी करते हैं कैपेसिटी टू कंट्रैक्ट, यानी कि कंट्रैक्ट करने के लिए क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, क्या उसकी सक्षमता होनी चाहिए, वो कौन से पक्षकार होते हैं जो संविदा कर सकते हैं केस लॉ के माध्यम से, और रेलिवेंट प्रोविज़न जो है इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के, सारी चीज़ों के माध्यम से हम लोग समझते हैं कैपेसिटी टू कंट्रैक्ट के बारे में, यानी कि संविदा करने के सक्षम पक्षकारों के बारे में और उनकी योग्यताओं के बारे में। तो आइए देखा जाए कि क्या कैपेसिटी टू कंट्रैक्ट होता है, केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझते हैं। कैपेसिटी टू कंट्रैक्ट मीन्स अ पार्टी हैज द लीगल एबिलिटी टू एंटर इनटू अ कंट्रैक्ट, यानी कि उसके पास लीगल एबिलिटी है कि वह किसी संविदा का निर्माण कर सके, किसी संविदा को कर सके। कैपेसिटी ऑल्सो मीन्स अ पर्सन हैज टू बी कॉम्पिटेंट एज पर द लॉ, और जो भी उस वक्त के तत्कालीन लॉ की जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि किसी कंट्रैक्ट के लिए ये रिक्वायरमेंट स्पेशली फिक्स की गई है किसी लॉ के द्वारा, तब उस लॉ के अकॉर्डिंग जो है उसमें वो कैपेसिटी होनी चाहिए, उसमें वह सक्षमता होनी चाहिए। Someone's capacity is determined by whether or not they have reached the age of majority and if they are mentally capable of the understanding the applicable contract terms. अब जो है हम लोग देखते हैं, यानी कि यदि कहीं मेजॉरिटी की बात की गई है एज की, तो ऐसा होता है कि कंट्रैक्ट में वही लोग एंटर कर सकते हैं। कंट्रैक्ट उन्हीं लोगों के मध्य में हो सकता है जो कि सक्षम है और सक्षमता के साथ साथ वह एज ऑफ मेजॉरिटी को प्राप्त किए हैं, यानी कि वयस्कता के उम्र को प्राप्त किए हुए हैं। तो जो वयस्कता की उम्र कानून के द्वारा निर्धारित की गई है, उन्हें उस कानून के अकॉर्डिंग उन्हें वयस्क भी होना चाहिए। तो कहीं कहीं किसी सीन में जो है मान लीजिए 18 वर्ष उसकी वयस्कता की एज बाय लॉ निर्धारित की गई है, तो यह होता है कि वह 18 साल से उसकी उम्र अधिक होनी चाहिए किसी संविदा के निर्माण के लिए। अब जो है हम लोग सेक्शन 10 देखते हैं इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट की, जो बात करता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कंट्रैक्ट, यानी कि वह कौन से एग्रीमेंट हैं जो कंट्रैक्ट होते हैं। सेक्शन 10 में लिखा गया है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कंट्रैक्ट, यानी कि सभी एग्रीमेंट कंट्रैक्ट होते हैं इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, यानी कि पार्टीज का जो है उसमें फ्री कंसेंट है। कॉम्पिटेंट टू पार्टी कॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि जो उसका कंसिडरेशन है वह लॉफुल होना चाहिए विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, और जो उस कंट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है, जो उस कंट्रैक्ट का जो संविदा का उद्देश्य है, वह भी लॉफुल होना चाहिए। एंड और नॉट हियरबाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, और विधि के किसी प्रावधान के तहत उसे स्पष्टतया या एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर न किया गया हो। यानी कि सेक्शन 10 यह कहता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कंट्रैक्ट if they are made by the free consent of the parties competent to contract, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो सक्षम पक्षकार हैं उनकी स्वतंत्र सम्मति है, फ्री कंसेंट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉफुल कंसिडरेशन है और लॉफुल ऑब्जेक्ट है, और विधि के किसी प्रावधान के अधीन वैसे करार को शून्य करार नहीं घोषित किया गया है, तब उस दशा में वो सारे एग्रीमेंट कंट्रैक्ट माने जाएंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट। अब जो है इसके आगे लिखा गया है सेक्शन 10 में ही कि नथिंग हियर इन कंटेंट शैल इफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया एंड नॉट हियरबाय एक्सप्रेसली रिपील्ड by which any contract is required to be made in writing or in presence of witnesses or any law relating to the registration of documents। कहने का मतलब यह है कि जहाँ कहीं स्पेशल प्रोविजन किया गया है कि कंट्रैक्ट के लिए कहीं राइटिंग की ज़रूरत होगी या फिर विटनेसेस के प्रेजेंस होने की ज़रूरत होगी, गवाहों की ज़रूरत होगी,
या फिर उस संविदा से संबंधित जो दस्तावेज हैं उसे रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता होगी, तब ऐसे विशेष नियमों पर धारा 10 की जो कॉमन चीज़ें हम लोगों ने अभी पढ़ा है वह प्रभाव नहीं डालेंगी। कहने का मतलब यह है कि यदि स्पेशली लॉ के द्वारा यह कहा गया है कि किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में होना चाहिए अथवा उस कॉन्ट्रैक्ट के निर्माण के लिए साक्षियों की आवश्यकता होगी, विटनेसेस चाहिए, और लॉ की ये रिक्वायरमेंट है कि वैसे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को उसी के माध्यम से जैसा स्पेशली जो है रिक्वायर्ड किया गया है लॉ के प्रोविजंस के द्वारा वैसे ही बनाया जाना चाहिए, वैसे ही उस संविदा का निर्माण किया जाना चाहिए, जो स्पेशल बातें लिखी गई हैं। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो बात करता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो कौन से लोग हैं जो संविदा करने के लिए सक्षम हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो every person is competent to contract who is of the age of majority, यानी कि जो वयस्क है according to the law to which he is subject, यानी कि जिस विधियों से वह शासित हो रहा है, जो विधि उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, उस विधि के अनुसार उस व्यक्ति को वयस्क होना चाहिए किसी कॉन्ट्रैक्ट के निर्माण करने के लिए। दूसरा, वह स्वस्थचित्त होना चाहिए, यानी कि साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब यह होता है कि जो वह कार्य कर रहा है, जो उसके द्वारा कार्य किया जाना है, वह उसकी प्रकृति को, वह उसके परिणाम को भली भांति समझने की क्षमता रखता है। तो ऐसे व्यक्ति को साउंड माइंड या स्वस्थ चित्त व्यक्ति कहते हैं। एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है उसे विधि के द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित न किया गया हो, उससे मना न किया गया हो कि ये व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वे सारे व्यक्ति जो है वह कॉम्पिटेंट होते हैं, यानी कि उनकी एज ऑफ मेजॉरिटी है, वह साउंड माइंड के हैं और लॉ के द्वारा उन्हें स्पेशली बार्ड नहीं किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से। तो ये व्यक्ति जो है सक्षम पक्षकार होते हैं कि वह कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक और एसेंशियल एलिमेंट होता है जो कहीं एक्सप्रेसली लिखा नहीं गया है, बट कोर्ट के बार बार जो है डिसीजन देने से, उसके निर्वचन से, उसके आदेश से इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट एक एलिमेंट वहाँ देखा जाता है कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है आपस में, उनमें इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट था कि नहीं, यानी कि संविदा करने का उनका आशय था या नहीं। यदि संविदा करने का आशय नहीं था उनका, तब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल नहीं होते हैं, वैसे एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट कितना रोल अदा करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए, किसी संविदा के निर्माण के लिए। Any matters which involve the domestic or the family agreements are not contract, यानी कि जिसमें कोई घरेलू या फिर कोई पारिवारिक एग्रीमेंट्स शामिल हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ बाइंडिंग नहीं होते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप इज मोस्ट रिक्वायर्ड, यानी कि यदि उस संविदा को इन्फोर्सिएबल कराना है, विधि के द्वारा उसे लागू कराना है, उसका प्रवर्तन कराया जाना है, तो उस दशा में जरूरी होता है कि उस संविदा का जब निर्माण किया जा रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट का जब फॉर्मेशन हो रहा है, तो पार्टी के मध्य जो है वो रिलेशनशिप जो उनमें डेवलप हो रहा है, जो संविदात्मक संबंध बन रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बन रहा है, उसमें लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का उनका आशय होना चाहिए,
लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का उनका इंटेंशन होना चाहिए। केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझते हैं इंटेंशन टू कंट्रैक्ट का। तो केस है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस, 1919 का केस है, 1919 का। तो आइए देखते हैं कि बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस क्या है। कभी कभी प्री में ऐसा ही सीधे पूछ देता है कि बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर किससे संबंधित है, तो आपका जवाब होगा इंटेंशन टू कंट्रैक्ट का, यानी कि संविदा करने के आशय से संबंधित है। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस 1919 का केस है। तो आइए देखते हैं कि बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस द डिफेंडेंट वाज अ सिविल सर्वेंट स्टेशन्ड इन सीलोन, यानी कि सीलोन में एक व्यक्ति था जो सिविल सर्वेंट था, जो सरकारी सेवक था। हिज वाइफ एलिज दैट दे वेयर इन इंग्लैंड ऑन लीव, यानी कि जब वह इंग्लैंड में थे, उसकी पत्नी का ऐसा कहना है कि जब छुट्टियां बिता रहे थे वह इंग्लैंड में, एंड व्हेन it had become clear that she should not again accompany him in abroad because of her health issue or her health reason. He had promised to pay her 30 pounds a month as a maintenance during the time she had to live apart. यानी कि जब वह लोग इंग्लैंड में अपनी छुट्टियों को बिता रहे थे तो उसकी पत्नी की, जो व्यक्ति सीलोन में सिविल सेवक था, एक सिविल सर्वेंट था, उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। तो इंग्लैंड में पति के द्वारा यह कहा जाता है कि वह उससे दूर यानी कि जाके रहे और 30 पाउंड पर मंथ वह उसे दिया करेगा, क्योंकि वाइफ का जो है हेल्थ सिचुएशन ठीक नहीं था, उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और ऐसी सीन में वह नहीं थी कि जाके सीलोन में अपने हस्बैंड के साथ रह सके। तो जब कुछ दिन के बाद हस्बैंड के द्वारा वो पैसा देना रोक दिया गया, यानी जो भी 30 पाउंड पर मंथ देने का उसने प्रॉमिस किया था, जो वचन दिया था, वह नहीं देता है, तो वाइफ उसके ऊपर मुकदमा लाती हैं। उसमें यह कहती हैं कि जब हम लोग इंग्लैंड में थे तो इन्होंने कहा कि तुम जाके अलग रहो, आप अपने स्वास्थ्य का देखभाल करो, अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हें 30 पाउंड पर मंथ दिया करूँगा। और ये वादा करने के बाद मुकर गए हैं, ये हमें 30 पाउंड पर मंथ नहीं दे रहे हैं। देन कोर्ट जो है, द हस्बैंड हैविंग फेल्ड टू पे द सैड अमाउंट एंड शी sued फॉर ब्रीच ऑफ दिस एग्रीमेंट, इट वाज हेल्ड दैट there being no intention to create a legal relationship and wife action must fail। तो कोर्ट ने यहाँ यह देखा कि चूंकि हस्बैंड का ऐसा कोई आशय नहीं था कि वह अपने वाइफ के साथ कोई लीगल रिलेशनशिप, कोई विधिक संबंध स्थापित करे कि वह उनकी संविदा को इन्फोर्स करा सके। चूंकि यहाँ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था, इसलिए इसे फैमिली एग्रीमेंट माना गया और लॉ के द्वारा, कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि यह कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल नहीं है, यानी कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अब हम लोग देखते हैं माइनर्स एग्रीमेंट की क्या, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट या माइनर्स एग्रीमेंट की क्या वैलिडिटी होती है, क्या वैधानिकता होती है यदि किसी माइनर के द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, किसी अवयस्क के द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। Neither section 10 nor section 11 makes it clear whether if a minor enters into an agreement it would be voidable at his option altogether void। यानी कि ये कहीं भी धारा 10 और धारा 11 को पढ़ने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यदि किसी माइनर के द्वारा कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है, कोई करार किया जा रहा है, तब उसका नेचर क्या होगा, वह वॉइडेबल होगा, वह शून्यकरणीय होगा, या वह पूरे तरीके से शून्य होगा, यानी कि वॉइड होगा। However, after the decision in Mohiri Bibi case, it is now well settled that a minor's agreement is absolutely void। यानी कि मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास के केस के बाद यह क्लियर कर दिया गया कोर्ट के द्वारा कि कोई भी माइनर एग्रीमेंट, यानी कि ऐसा कोई करार, ऐसा कोई एग्रीमेंट जो किसी माइनर के द्वारा किया जा रहा है, जो किसी अवयस्क के द्वारा किया जा रहा है,
वह पूरी तरीके से शून्य होगा और विधि के द्वारा उसका प्रवर्तन नहीं कराया जाएगा। A minor cannot make a promise enforceable by law या enforceable in law, मतलब माइनर कोई भी ऐसा प्रॉमिस, कोई भी ऐसा वचन नहीं होगा उसका जिसे विधि के द्वारा प्रवर्तन कराया जा सके। The specific performance of a contract is not possible in the case of an agreement by a minor, और ऐसे एग्रीमेंट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं कराया जा सकेगा। Law acts as a guardian of the minor and protect their rights, और यहाँ विधि जो है उस अवयस्क के, उस माइनर के गार्जियन के तौर पर काम करती है, उसकी रक्षा करती है, उसके अधिकारों को संरक्षित करती है। बिकॉज देयर मेंटल फैकल्टीज आर नॉट मैच्योर, क्योंकि अवयस्क की मानसिक दशा, उस माइनर बच्चे की मानसिक दशा इतनी मैच्योर नहीं होती है कि वह अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों के परिणामों को समझ सके। इसलिए लॉ उसके अधिकारों का, विधि उसके अधिकारों की रक्षा करती है। केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझते हैं माइनर्स एग्रीमेंट को। केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, 1903 का केस है, 1903। तो आइए देखते हैं कि मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस अ माइनर एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज फॉर 20,000 रुपीज, यानी कि एक माइनर ने अपनी संपत्ति को बंधक रखा, कितने में, 20,000 रुपए में, एंड रिसीव्ड 8,000 रुपीज फ्रॉम द मॉर्गेजी, और जिस व्यक्ति को उसने अपनी संपत्ति बंधक दिया था, संपत्ति को बंधक देते हुए उससे 20,000 के बदले अभी एडवांस में 8,000 रुपया स्वीकार करता है, 8,000 रुपया वह लेता है। The mortgagee filed a suit for the recovery of his mortgage money. अब जो है वह रिकवरी कराना चाहता है जो भी मॉर्गेज मनी था, यानी कि कौन व्यक्ति अब रिकवरी कराएगा, जिस व्यक्ति के पास वह संपत्ति अपनी रखा हुआ है, तो अब वह चाह रहा है कि हमारा पैसा हमको मिल जाए। तो चूंकि पैसा तो माइनर ले चुका है अपनी जमीन देकर, तो अब जो है कोर्ट के द्वारा यह एक कोर्ट में वह व्यक्ति सूट फाइल करता है कि उसे परमिशन दिया जाए कि वह जो है माइनर से अपने मॉर्गेज मनी की वसूली कर ले, अथवा दूसरा जो उसका प्रेयर था, फॉर द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, और यदि माइनर उसके पैसे को वापस नहीं कर पाता है, वह अवयस्क बच्चा उसके पैसे को वापस नहीं कर पाता है, तो उस दशा में न्यायालय उस व्यक्ति को यह अधिकार दे कि वह माइनर की संपत्ति को बेच के अपने पैसे को रिकवर कर ले। अब देखते हैं कि दोनों में कोर्ट ने क्या जवाब दिया। इन दिस केस द प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट एन एग्रीमेंट बाय अ माइनर वाज एब्सोल्युटली वॉइड एज अगेंस्ट हिम, यानी कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसी संविदा जो माइनर के द्वारा की जा रही है, वह एब्सोल्युटली यानी कि पूर्ण तरीके से शून्य होगी। Thus the mortgagee could not recover the mortgage money, nor could he have the minor's property sold under his mortgage. यानी कि कोर्ट ने दोनों से मना कर दिया कि ना तो आप उससे पैसे की रिकवरी कर सकते हैं, ना ही उसकी ज़मीन को बेच सकते हैं, जिससे आप उसकी ज़मीन को बेचते हुए पैसे की रिकवरी कर लें, क्योंकि माइनर के द्वारा ऐसा एग्रीमेंट किया गया था। इसलिए माइनर एग्रीमेंट का यह नेचर होता है कि वह शुरू से ही वॉइड होता है, शुरू से ही शून्य होता है, और शून्य करार को विधि के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। उसमें जो है उस व्यक्ति को इन दोनों उपचारों से मना कर दिया गया और बोला गया कि ना ही आप माइनर से पैसे वसूल सकते हैं, ना ही उसकी संपत्ति को बेच के अपने पैसे की रिकवरी कर सकते हैं। दूसरा केस है राजरानी वर्सेस प्रेम अदीब, 1949 का केस है, 1949 का। तो आइए देखते हैं कि राजरानी वर्सेस प्रेम अदीब के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस द फादर ऑफ द राजरानी हु वाज अ माइनर, यानी कि इन दिस केस द फादर ऑफ द राजरानी हु वाज अ माइनर entered into a contract on her behalf with a Prem Adib
who is a film producer, यानी कि इसमें एक माइनर लड़की है जिसका नाम राजरानी है, उसके पिता की तरफ से प्रेम अदीप जो कि फिल्म निर्माता हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एक एग्रीमेंट होता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट राजरानी वॉज टू एक्ट एज अ फिल्म एक्ट्रेस ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट। राजरानी वॉज नॉट गिवन एनी वर्क, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट यह होता है कि जो राजरानी है, जो माइनर लड़की है, जब फिल्म कोई बनेगी तो उसमें जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जो प्रेम अदीप साहब हैं, वह उसे एक्ट्रेस का काम देंगे, वह उसे हीरोइन का काम देंगे। लेकिन जब फिल्म की शुरुआत होती है तो राजरानी को फिल्म में कोई काम नहीं दिया जाता है। अब जो है यह जब कोई काम नहीं मिला राजरानी को, जो एक उस वक्त माइनर गर्ल थी, उनके द्वारा प्रेम अदीप जो फिल्म प्रोड्यूसर थे उनके ऊपर मुकदमा लाया गया। सी sued द प्रोड्यूसर फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उन्होंने मुकदमा लाया प्रोड्यूसर के खिलाफ कि उनके द्वारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उनके द्वारा संविदा का भंग किया गया है। In this case, the Bombay High Court held that neither she nor her father could have sued on the promise if it was a contract with the plaintiff, she being a minor and it was a nullity। यानी कि कोर्ट ने दोनों तरह से इनको मना किया कि ना तो आप मुकदमा में कोई उपचार पा सकते हैं, कोई लाभ पा सकती हैं, ना ही आपके पिता की तरफ से यदि ऐसा केस कोई फाइल करता तो उनको भी कोई उपचार नहीं मिलता। रीज़न क्या था कि यदि हम आपके कॉन्ट्रैक्ट को माने कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपके द्वारा किया गया था, तो चूंकि आप उस वक्त माइनर थी और माइनर के द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विधि की नज़र में, विधि की दृष्टि में कोई कीमत नहीं रखता है, वह शून्य होता है, उसका इन्फोर्सेबल नहीं कराया जा सकता है, उसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है, उसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। इसलिए आप भी इसमें जो है वो एलिजिबिलिटी नहीं रखती हैं, वह कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्सेबिलिटी नहीं रहती है कि वह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रोड्यूसर को, प्रेम अदीप को दायी ठहरा सके। और दूसरा, इफ इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट विद हर फादर, और यदि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपके पिता के साथ माना जाए, यानी उस माइनर लड़की के पिता के साथ माना जाए, देन इट वाज वायर्ड फॉर बीइंग विदाउट कंसिडरेशन। चूंकि आपके पिता की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं दिया गया था, कोई प्रतिफल नहीं दिया गया था, इसलिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 इट वाज वायर्ड बिकॉज द लैक ऑफ द कंसिडरेशन, क्योंकि वहाँ कंसिडरेशन नहीं था। और चूंकि जब कंसिडरेशन नहीं रहता है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द एग्रीमेंट इज वॉइड। तो कंसिडरेशन जरूरी था, तो कंसिडरेशन उनके द्वारा दिया नहीं गया था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं था। और आपके साथ यदि कॉन्ट्रैक्ट मान के चलें तो उस वक्त वह लड़की माइनर थी, माइनर के द्वारा किया गया कोई करार नहीं होता है, विधि की दृष्टि में उसकी कोई कीमत नहीं होती है, वह शून्य होता है। पिता के लिए इसलिए मना किया गया कि पिता की तरफ से कोई प्रतिफल नहीं दिया गया था, पिता की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं दिया गया था। सेक्शन 25 में सीधा यह लिखा है कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है वह वायर्ड होगा। तो दोनों तरफ से यह शून्य संविदा थी, इसलिए इसको इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया, इसको इन्फोर्स नहीं कराया गया और उस माइनर लड़की को कोई उपचार नहीं दिया गया। तो ये हम लोगों ने देखा कि माइनर्स एग्रीमेंट के क्या नेचर होते हैं। तो बने रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग, ऐसे ही नॉलेजेबल लेक्चर के लिए हमारे साथ। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।